Bismillahirrahmanirrahim. My name is Dr. Fakhriyat. You are watching our YouTube channel Medicosphere. Today we will discuss about the most important about the neurological question and the disease. आज का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है ब्लड पैथोलॉजी पार्ट 3. इसमें हम करेंगे सिकल सेल एनीमिया. ठीक है, आज के जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है सिकल सेल एनीमिया. अब मेनली जो सिकल सेल है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द शेप सिकल लाइक स्ट्रक्चर होती है. ठीक है, आरबीसीज की जो स्ट्रक्चर होती है दैट लुक लाइक अ सिकल शेप. ठीक, अब मेनली होता क्या है, सबसे पहले हम नॉर्मल पढ़ेंगे, उसके बाद हम पैथोलॉजी पढ़ेंगे. हीमोग्लोबिन मेनली कंसिस्ट ऑफ 2 अल्फा चेन. ठीक है, 2 अल्फा चेन होती हैं और 2 बीटा चेन होती हैं हीमोग्लोबिन में. अब होता क्या है, बीटा चेन के जो 6 नंबर पे जो अमाइनो एसिड होता है वहाँ पे मेनली लगा होता है ग्लूटामिक एसिड. क्या लगा होता है? ग्लूटामिक एसिड. अगर ग्लूटामिक एसिड की जगह म्यूटेशन हो जाए जिसमें क्या लग जाए, विलीन आके अटैच हो जाए. क्या? अटैचमेंट ऑफ द विलाइन. विलीन भी कहते हैं और विलाइन. ठीक, अब ग्लूटामिक एसिड ये क्या है? हाइड्रोफिलिक इन स्ट्रक्चर है. ये क्या है? हाइड्रोफिलिक. हाइड्रोफिलिक का क्या मतलब है? जो कि वाटर को अट्रैक्ट कर रहा है. लेकिन जो विलाइन की करेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है? एज द केस ऑफ द हाइड्रोफोबिक कंसंट्रेशन. ये क्या है? हाइड्रोफोबिक कंसंट्रेशन. अब इसकी वजह से जो हीमोग्लोबिन ए है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? हीमोग्लोबिन एस में. दैट्स वाई इट्स नेम इज कॉल्ड एज द हीमोग्लोबिन एस. अब नॉर्मली होता क्या है, जो हीमोग्लोबिन एस है ये तो होगी, उसमें म्यूटेशन होगी और हीमोग्लोबिन एस बन गया. ये हो सकता है एक चेन में भी हो सकता है. एक चेन में होगा तो ट्रेट होगा, दूसरे में होगा तो क्या होगा? पूरा का पूरा एनीमिया हो जाएगा, सिकल सेल. ठीक है, डिजीज हो जाएगी, सिकल सेल डिजीज. एक में ट्रेट, दूसरे में डिजीज. अब होता क्या है मेनली, अब एक होता है सिकलिंग डीसिकलिंग फिनोमिना. ठीक है, हम पहले नॉर्मल हम चीज़ पढ़ते हैं कि ये है आरबीसीज. आरबीसीज में क्या है? हीमोग्लोबिन एस है, यानी कि सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल. ठीक है, अब इसमें क्या होगी? सिकलिंग ऑन सिकलिंग फिनोमिना. सिकलिंग ऑन सिकलिंग या सिकलिंग डीसिकलिंग फिनोमिना वो फिनोमिना है जिसमें ऑक्सीजन जब नहीं होगी, जैसे पहाड़ी इलाकों पे ऑल्टीट्यूड पे जब जाते हैं तो वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होती. ठीक है, तो वहाँ पे क्या होती है, जो हाइड्रोफोबिक विलाइन है ये क्या करना स्टार्ट होती है? एग्रीगेशन स्टार्ट हो जाती है. जब इनकी एग्रीगेशन स्टार्ट होती है तो सिकल सेल लाइक शेप अपीयरेंस आना स्टार्ट हो जाएगी अगर एसिडिक एनवायरनमेंट बॉडी में हो जाए. ठीक, अब सिकल सेल बन गया. अब ये क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट है सिकल सेल? ये होती है मेनली अफ्रीकन लिनिएज में. वाई इन द अफ्रीकन लिनिएज? क्योंकि अफ्रीका में क्या है, मलेरिया के केसेस बहुत ज़्यादा है. जो प्लाज्मोडियम फेल्कीपेरम है, ठीक है, उसमें ज़्यादा है. अब प्लाज्मोडियम फेल्कीपेरम क्या होता है? जो हमारा नॉर्मल आरबीसी है ना, उसको जल्दी डिग्रेड करता है क्योंकि उसका जो हाफ लाइफ है वो 120 डेज है, जबकि सिकल सेल की हाफ लाइफ थोड़ी कम होती है. इसीलिए तो जो वहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारा प्लाज्मोडियम फेल्कीपेरम है, जो जिसे हम मलेरिया कहते हैं, जो मलेरिया है वो ज़्यादा इफेक्ट करता है नॉर्मल आरबीसी को, लेकिन वो लेस इफेक्ट करता है ऑन द बेसिस ऑफ द सिकल सेल, क्योंकि वहाँ पे इसको वो यानी कि उसके अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पाता प्लाज्मोडियम फेल्कीपेरम. यहाँ पे इसीलिए वहाँ पे जो अफ्रीकन लिनिएज है वहाँ पे फैमिली हिस्ट्री होती है सम टाइम. ठीक है, अक्सर फैमिली हिस्ट्री होते हैं ताकि वो जो मलेरिया से बचने के लिए तो वो सिकलिंग फिनोमिना स्टार्ट हो जाता है वहाँ पे. ठीक है, तो ये तो होगी ये अफ्रीकन लिनिएज की डिजीज़ है, यानी कि अफ्रीकन जो कंट्रीज़ हैं जहाँ पे मलेरिया ज़्यादा है तो वहाँ पे इसको प्रिवेंट कर रहा होता है. ठीक, अब होता क्या है, नॉर्मल पेशेंट पे हमारी साइड पे आ जाए या मोस्टली इंपॉर्टेंट इसकी जो कॉम्प्लिकेशन है सिकल सेल की, ये नॉर्मल तो नहीं है. ठीक है, ये तो बचाने के लिए, लेकिन अगर इसकी जो कॉम्प्लिकेशन है मोस्ट इंपॉर्टेंट वो क्या हो सकती हैं? नंबर 1 क्या होना स्टार्ट हो जाता है, हम डिस्कस करते हैं. अब है सिकलिंग जब होगी तो क्या होगी, जो वेसल्स होती हैं. ठीक है, अब ये वेसल्स के अंदर क्या होना स्टार्ट कर देता है, जो माइक्रोवेस्कुलेचर है वहाँ पे जाके जब ये सिकलिंग जब हो जाएगी तो मेनली यहाँ पे डैमेज करना स्टार्ट कर देगा. जब डैमेज करना स्टार्ट कर देगा तो यहाँ पे जब ये स्मॉल वेसल से जब पास आउट होगा तो 2 जगह हम देख लेते हैं. एक हम स्प्लीन देख लेते हैं जो कि ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज है, यानी कि आरबीसीज का कब्रिस्तान है, दिस इज कॉल्ड द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज. ठीक, अब वेसल्स की जब अंदर जाएगी तो वहाँ पे ये जो सिकल सेल है ये हेमोलाइसिस होना स्टार्ट हो जाएगी.
दिस इज कॉल्ड एज द इंट्रावस्कुलर हेमोलिसिस, दिस इज कॉल्ड एज द इंट्रावस्कुलर हेमोलिसिस। दो टाइप्स ऑफ हेमोलिसिस होती हैं, एक होती है इंट्रावस्कुलर, दूसरी होती है एक्स्ट्रावस्कुलर। एक्स्ट्रावस्कुलर मेनली जो लास्ट स्टेप है, मेनली वो कहाँ पे जाके होती है, जो आरबीसीज है, ये हम सिकल सेल एनीमिया, ठीक है, ये क्या करते हैं स्प्लीन में जाके। इंट्रावस्कुलर अब दो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इंट्रावस्कुलर में क्या इंक्रीज होगा और एक्स्ट्रावस्कुलर हेमोलिसिस में हम अगली वीडियो में इंट्रावस्कुलर और एक्स्ट्रावस्कुलर करेंगे, ठीक है। अब इंट्रावस्कुलर का यहाँ पे थोड़ा सा हिंट दे दूं क्योंकि ये दोनों की कंडीशंस अप्लाई होंगी। नंबर 1, इंट्रावस्कुलर में ये जब हेमोलिसिस होगी इसमें हीमोग्लोबिन रिलीज होगा। जब भी हीमोग्लोबिन रिलीज होगा वो किसके साथ अटैच होगा, हेप्टोग्लोबिन के साथ, ठीक है। तो इस वजह से जब ये हेप्टोग्लोबिन के साथ अटैच होगा तो सीरम में हेप्टोग्लोबिन की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, तो हेप्टोग्लोबिन इज डिक्रीज। नंबर 1 इज द हेप्टोग्लोबिन क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक, हेप्टोग्लोबिन इज डिक्रीज। उसके बाद हम सिनेरियो भी करेंगे, ठीक है। अभी सिंपल समझ रहे हैं। अब हेप्टोग्लोबिन जब डिक्रीज होगा, ठीक है, इसका मतलब है इंट्रावस्कुलर हेमोलिसिस हो रही है। एक्स्ट्रावस्कुलर में जब ये आरबीसीज आते हैं यानी कि सिकल सेल लाइक या दूसरे भी, तो जब इनकी होती है तो इसमें बिलिरुबिन बनता है, ठीक है। बिलिरुबिन भी कौन सा, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, उसकी कॉन्जुगेशन नहीं हुई होती। और अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन क्या होता है, ये एल्बुमिन के साथ अटैच होता है, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, ठीक। अब अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जब किसके पास जाएगा, लिवर के पास जाएगा, वहाँ कॉन्जुगेशन होगा, ठीक है। कॉन्जुगेशन का मतलब वहाँ पे जाके इसकी मेनली जो कॉन्जुगेशन होती है वो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करते। जो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है वो इंक्रीज होगा इन केस ऑफ द एक्स्ट्रावस्कुलर हेमोलिसिस। अब एक्स्ट्रावस्कुलर हेमोलिसिस में अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन इंक्रीज है और इंट्रावस्कुलर हेमोलिसिस में हेप्टोग्लोबिन डिक्रीज है क्योंकि हीमोग्लोबिन ज़्यादा अटैच हो रहा है। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो होगी हमने नॉर्मल देख ली। अब हमारा जो नॉर्मल आरबीसीज प्रोड्यूस कर रही होती है वो हमारी लॉन्ग बोन्स होती हैं जिसमें फीमर है, ठीक है। जो लॉन्ग बोन्स है वो हमारी क्या कर रही है, ये आरबीसीज प्रोड्यूस कर रही हैं, ठीक है, आरबीसीज। लेकिन आरबीसीज क्या है, ज़्यादा प्रोड्यूस होना, क्योंकि अब लॉन्ग बोन के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है, तो क्या होता है स्कल भी यानी कि प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगी आरबीसीज, और दूसरा ये जो फेस के रीजन है वहाँ पे भी। अब स्कल जब प्रोड्यूस करेगी तो वहाँ पे हाइपरप्लेजिया होगा, तो स्कल में क्रू कट अपीयरेंस ऑन एक्सरे, जहाँ पे क्रू कट अपीयरेंस आए और ये अफ्रीकन लिनिएज का पेशेंट हो तो वो आपको दे दे, तो फर्स्ट एमसीक्यूज इज दैट एज द क्रू कट अपीयरेंस ऑन द एक्सरे, ठीक है। नंबर 1 एक ये दे सकता है। अब अगर फेस में वो करना स्टार्ट कर दे तो क्या होगा, चिपमंक अपीयरेंस, दिस इज द चिपमंक अपीयरेंस। चिपमंक अपीयरेंस ये दूसरा एमसीक्यूज है, ठीक। आपने एमसीक्यूज की जो डिस्कशन है अगर इस तरह से आ जाए कि भी चिपमंक अपीयरेंस ऐसे, क्योंकि बड़ा हो जाएगा क्योंकि उसका हाइपरप्लेजिया हो रहा है, ये तो। और दूसरा अब बोन ने कर दिया, ठीक है। अब लास्ट में बोन भी खत्म यानी कि इतना ज्यादा नहीं कर रही, तो उसके बाद क्या होगी, एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमेटोपोइसिस, लिवर आरबीसी जनरेट करना स्टार्ट कर देगा, एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमेटोपोइसिस भी स्टार्ट हो जाएगी। एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमेटोपोइसिस यानी कि लिवर भी क्या कर देगा, इन्वॉल्व कर देगा, ठीक है। ये तो होगी कि हमारी जो बॉडी है वो किस तरह से आरबीसी प्रोड्यूस उसने करना स्टार्ट कर दी। अब हम इसकी कॉम्प्लिकेशन करते हैं जो इनके साइन एंड सिम्टम है, उसके बाद हम सिनेरियो को डिस्कस करेंगे। जब हम ये सारा डिस्कस कर लेंगे तो सिनेरियो विल बी इजी फॉर यू, ओके, सिनेरियो विल बी इजी फॉर यू। अब होता क्या है, जब ये वेसल्स के ऊपर जाके अक्लूड कर देंगे, जब ये वेसल्स को एक्लूड कर देंगे, अब मेनली क्या करते हैं, ये वेसल्स को एक्लूड कर दें, अगर बोन्स के ऊपर जाएं तो वहाँ पे डेक्टिलाइटिस काज कर देंगे, ठीक है। बोन्स के ऊपर जाएं तो यहाँ पे बोन्स की क्या कर देंगे, इन्फ्लेमेशन वैसे भी हो रही होगी, अगर हाइपरप्लेजिया हो गया है यानी कि बोन ज़्यादा प्रोड्यूस कर रही है, चिपमंक अपीयरेंस है तो हाइपरप्लेजिया हो रहा है हैंड एंड फीट की भी। तो इसके बाद हम डिस्कस करते हैं। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है, complications of the venous occlusion. Number 1 it is the complication of venous occlusion. जो venous occlusion है, ठीक है, नंबर 1 venous occlusion। अब होता क्या है, ये क्या है, ब्लड वेसल्स है। जब ब्लड वेसल्स में ये
एकमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगी, ऑक्लूजन होना स्टार्ट हो जाएगी, तो वहाँ पे आगे ब्लड फ्लो टुवर्ड्स द पेरिफेरल ऑर्गन या कहीं पे भी इन केस अगर वो ब्लड फ्लो टुवर्ड्स द बोन एरिया कम हो जाए तो वहाँ पे पेन होना स्टार्ट हो जाएगा, बोन पेन होगा, ठीक है, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाएगी। इन केस अगर वो पल्मोनरी सर्कुलेशन में हो जाए, अगर वो पल्मोनरी सर्कुलेशन में हो जाए तो क्या होगा, एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द क्लिनिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम। वहाँ पे क्या होगा, नंबर 1 एक तो इन्फिल्ट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, वहाँ पे इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाएगा, और वहाँ पे क्या होगा, यानी कि रैप ब्रीदिंग स्टार्ट होना, डिस्निया होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, और चेस्ट पेन होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। दैट इज द अबाउट द पल्मोनरी सर्कुलेशन। अगर कोई रीनल सर्कुलेशन में चला जाएगा तो वहाँ भी यानी कि मेनली जो रीनल वेन है वो इन्वॉल्व हो जाएगी, और इस तरह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ द यानी कि इन्फेक्शन और हेमरेज होना स्टार्ट हो जाएगा। दैट इज ऑल अबाउट द कॉम्प्लिकेशन ऑफ द। अब इसमें जो है, अब इसमें मेनली है नॉन हीलिंग अल्सर, तो एक है कॉम्प्लिकेशन इधर ही कर लेते हैं कि नॉन हीलिंग अल्सर। अब नॉन हीलिंग अल्सर क्यों हो रहा होगा, अब अल्सर जब भी, अब मेनली यहाँ पे हम देखते हैं जो अल्सरेशन है वो मेनली कहाँ पे है, यहाँ पे वेनस ऑक्लूजन है, तो वहाँ पे आगे ब्लड सप्लाई नहीं जा रही, पहले उसकी अल्सर बना हुआ है किसी भी जगह के ऊपर, यानी कि पेरिफेरल रीजन पे यहाँ पे अल्सर बना हुआ है, ठीक है, और मजीद उसकी वेनस ऑक्लूजन होगी तो हीलिंग तो हो नहीं रही होगी क्योंकि यहाँ पे स्टॉपेज है, यहाँ पे ऑक्लूजन हुई पड़ी है, ठीक है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लिनिकल प्रेजेंटेशन अबाउट द नॉन हीलिंग अल्सर। और एब्डोमिनल चेस्ट पेन, ठीक है, अब हमने एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम डिस्कस कर लिया। ये तो हो गई ऑल अबाउट द डिस्कशन। यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है कि हम स्प्लीन की बात करते हैं। ये है स्प्लीन। अब स्प्लीन क्या होती है, ऑटो श्रिंक हो जाती है। जब भी स्प्लीन ऑटो श्रिंक होगी क्या होगा, स्प्लीन काम नहीं करेगी। तो स्प्लीन हमें क्या कर रही होती है, एक तो होती है ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, स्प्लीन का काम है। दूसरा आपका हमेशा याद रखना चाहिए एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू लिहाज से कि ये हमें एनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया से बचा रही होती है। किससे, एनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया। अब एनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया कौन कौन से, जैसा कि एच इन्फ्लुएंजा है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा हो गया, स्ट्रेप नमूनी हो गया, नज़ीरिया गुनेरिया हो गया, नज़ीरिया मेनिंजाइटिस हो गया, ठीक है, ये सारे जो हैं ये एनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया हैं। अब एनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया का दूसरा काम क्या है कि भाई ये यानी कि जहाँ मेनली इफेक्ट करते हैं वो मेनिंजाइटिस काज करते हैं। तो दो इंपॉर्टेंट हैं एनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया के, तो आपने पिन पॉइंट से याद कर लेना है। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज अदर इज द कि अगर इसको यानी कि टाइफाइड हो जाता है, साल्मोनेला टाइफाई आ जाता है, तो दैट कैन लीड टू द कंडीशन ऑफ द ऑस्टियोमाइलाइटिस। वो आपको एक सिनेरियो दे देगा कि भाई उसको साल्मोनेला टाइफाई हुआ है और वो सिकल सेल एनीमिया का पेशेंट है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो यानी कि कॉम्प्लिकेशन होगी या मोस्ट इंपॉर्टेंट किस एरिया पे जाके इफेक्ट करेगी, वो आपको ऑस्टियोमाइलाइटिस दे सकता है, वो आपको हार्ट की डिजीज दे सकता है, ठीक है, हार्ट के ऊपर जाके इफेक्ट। तो आपने क्या करना है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द ऑस्टियोमाइलाइटिस अगर साल्मोनेला टाइफाई का इन्फेक्शन हुआ, ठीक है, साल्मोनेला टाइफाई, ठीक है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भाई इसकी दो चीज़ें हमने डिस्कस करनी है। एक तो हमने ट्रेड डिस्कस करनी है, दूसरा हमने डिस्कस करनी है इसकी डिजीज। अब ट्रेड का क्या रूल है, ट्रेड का ये है कि भाई कोई भी एक बीटा चेन, दो बीटा चेन है ना, अगर एक बीटा चेन इफेक्ट है, अगर एक बीटा चेन इफेक्ट है तो दिस इज कॉल्ड एज अ ट्रेड। और ये क्या होगा, एसिम्प्टोमेटिक होगा। क्या होगा, एसिम्प्टोमेटिक, एसिम्प्टोमेटिक मोस्ट इंपॉर्टेंट, ए सिम्टम्स उसके अपेयर नहीं होंगी। अगर दोनों बीटा चेन इफेक्टेड हैं तो मेनली दिस इज अ डिजीज एंड दिस इज कॉल्ड एज द सिम्प्टोमेटिक, ठीक है, सिम्प्टोमेटिक। ओके, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब एक सिनेरियो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं ओवरऑल कि भाई 23 ईयर ओल्ड अफ्रीकन मैन, ये क्योंकि अफ्रीकन लिनिएज के हमने पहले डिस्कस किया है कि भाई अफ्रीकन में क्यों होती है, ठीक। उसके बाद सिंस चाइल्डहुड उसकी क्या है, हिस्ट्री है, ठीक है, विद द सीवियर एनीमिया, और उसे ट्रांसफ्यूजन हो रही है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा उसे ब्लड लगा रहे हैं, ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं। और नॉन हीलिंग अल्सर का हमने कॉम्प्लिकेशन देख ली, एब्डोमिनल चेस्ट पेन की देख ली, ठीक है। अब यहाँ पे एमसीक्यूज और कौन कौन सा आ सकता है, एक तो इस तरह से एमसीक्यूज सिनेरियो आ सकता है। अब हम करते हैं कि भाई अदर टाइप्स ऑफ द सिनेरियो कैसे आ सकते हैं, ठीक। तो आपने कैसे पिक करना है, नंबर 1, अगर वो आपको दे दे एक्सरे के ऊपर क्रू कट अपीयरेंस है, क्रू कट अपीयरेंस ऑन एक्सरे, ठीक है, और दूसरा आपको चिप मंक फेस, हमने डिस्कस किया है जो चिप मंक फेस है वो क्या करता है, तो हेयर इधर क्योंकि इधर हाइपरप्लेजिया हो गया तो चिप मंक अपीयरेंस होगी,
ठीक, नंबर 1 ये अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और दूसरा कि उसे एनकैप्सुलेटेड यानी कि बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो गया है, क्योंकि ए स्प्लीनिक हो गया, स्प्लीन क्या होगी, श्रिंक होगी। ओके, उसके बाद ऑस्टियोमाइलाइटिस की कंडीशन आ सकती है। ऑस्टियोमाइलाइटिस अगर साल्मोनेला उसने दे गया, ऑस्टियोमाइलाइटिस। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है, वो आता है मेल पैथोलॉजी में, ठीक है, वो एमसीक्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसका, ऑस्टियोमाइलाइटिस का। ऑस्टियोमाइलाइटिस का वो मोस्ट इंपॉर्टेंट, सॉरी ये है सिकल सेल डिजीज का, क्योंकि वहां पे अगर वेनस ओक्लूजन हो जाएगी, कहाँ पे, अगर मेल जेनिटल एरिया पे, वहां पे इरेक्शन ज्यादा होगी। वो आएगा कि एक पेशेंट आएगा कि भी उसको 3 से 4 घंटे तक इरेक्शन हुई पड़ी है, उसको ठीक नहीं हो रही, तो वो बताएगा कि एक सिकल सेल एनीमिया का पेशेंट है, उसे इरेक्शन हो रही है। इसे कहते हैं दिस डिजीज इज कॉल्ड एज द प्रायापिज्म, क्योंकि वेनस ओक्लूजन है, यहाँ पे वेनस ओक्लूजन है, तो यहाँ पे जो उसका कार्पोरोजा स्पोंजियोसम होते हैं, ठीक है, कार्पोरोजा कैवर्नोजा और कार्पोरोजा स्पोंजियोसा, ठीक है, कार्पोरोजा कैवर्नोजा में ओक्लूजन हो गया, जिसकी वजह से जो इरेक्शन है वो ज्यादा हो गई है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज द प्रायापिज्म, ठीक है, प्रायापिज्म। अब ये जो 4-5 इंपॉर्टेंट है कि भाई एक तो उसकी अफ्रीकन लिनिएज, ठीक है, उसके बाद एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम है, नॉन हीलिंग अल्सर है, क्रियो कट अपीयरेंस ऑन एक्सरे है, चिपमंक फेस है, एस्प्लीनिक है, ऑस्टियोमाइलाइटिस इन द साल्मोनेला अगर आ गया, ठीक, साल्मोनेला, ठीक है। दैट वी ऑल डिस्कस अबाउट द सिकल सेल एनीमिया। एंड थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल मेडिकोस फीवर एंड रिमेंबर आवर सीनियर पीरियड, और हमें बताएंगे भी सही कि आगे किस तरह से यानी कि सिनेरियो कराए जाए, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।